न्यूमेरिकल्स किस तरीके से अटेम्प्ट करने उसका पहला पार्ट देख लिया था। आज ये सेकंड पार्ट में मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स ले लेती हूँ। देखो न्यूमेरिकल्स हम कितने लेंगे उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। मेरे पास तो हो सकता है जितने इनफाइनाइट सवाल होंगे मैं सब लेती जाऊँगी तो ये वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मैं मैक्सिमम या फिर जितने मेरे हिसाब से मुझे ठीक लग रहे हैं कि इतने सवाल की नॉलेज एटलीस्ट तुम्हें होनी चाहिए टॉपिक को समझने के लिए, वो वाला काम मैं कर दे रही हूँ। ठीक है, तुम लोगों का जो मतलब ग्रुप है उसमें ये चीज़ शेयर हो जाएगी करके आज के वीडियो के बाद रात में ही करके आपको कौन कौन से सवाल बनाने हैं उसे बना के रेडी रखना। कल शाम को इस चीज़ का आंसर 4 या 5 बजे के करीब मैं उसी में डाल दूँगी जो क्वेश्चंस आज रात को दूंगी। और जो भी तुम लोगों के डाउट्स होंगे करके तुम मुझे पहले ही बता देना। तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे कि मैं ऑलमोस्ट 2 दिन से लगातार रात को ही वाला काम कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर तुम्हारे डाउट्स पहले ही आ जाएंगे तो अपन कैसा है इसी के वक्त मतलब जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे पहले ही या उसके एंडिंग में ही डाउट डिस्कशन वाला पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। मैंने आखिरी में एक सवाल दिया था तुम लोगों को, पहले उस सवाल से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। टैली कर लेना कि कितना पार्ट तुम्हारा सही हुआ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी करेक्टिव मेजर्स लेने हो उसे अप्लाई कर लेना। तो पहले तुम्हें उस क्वेश्चन में वेट ऑफ मीथेन यानी कि CH4 आपको दिया हुआ था। ठीक है, कितना 32 ग्राम। तो मीथेन का ये तुम्हें वेट दिया हुआ है। अब ऐसे केस में आपको उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM मीथेन का पता है, हो गया 16 ग्राम। तो पहला पार्ट वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल्स। ठीक है, मोल्स क्या होता है, वेट बाय आपका मोलर मास दैट इज 32/16। तो मोल्स निकल के यहाँ से आ गए 2। फिर उसके बाद बी पार्ट में तुम्हें निकालने थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब तुम ये देखो तुम्हारे पास गिवन जो पार्ट है वो गिवन पार्ट क्या है, CH4। तो अगर ये गिवन पार्ट आपका CH4 है, इसका मतलब जब तुम अपने ये वाला फॉर्मूला लगाते हो ना, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वहाँ पे एक्चुअल में वो जो चीज़ है वो कोई और नहीं बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि गिवन पार्ट हमारा खुद कौन है, एक मॉलिक्यूल है। डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, Na। तो जब मोल्स को तुम Na से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो वहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 2 और Na को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ Na। मैं Na से मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, अगेन सेम वही भाषण, कैलकुलेशंस नहीं सीख रहे हैं हमें क्योंकि। ठीक है, सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में तुम्हें बोला गया था कि नंबर ऑफ एटम्स निकालो। अब जो ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपके पास CH4 का एक मॉलिक्यूल होता, ठीक है, अगर हमारे पास एक CH4 की यूनिट होती, एक CH4 के मॉलिक्यूल में तुमको कितने नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक CH4 के मॉलिक्यूल में हमें टोटल 5 एटम्स देखने को मिलते हैं। अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि कौन से एटम के बारे में बातचीत हो रही है तो पूरे ही एटम ले लेना। तो 5 एटम्स हमें लेने को कह रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे Na 2 टाइम्स ऑफ Na मॉलिक्यूल्स हैं अगर तुम्हारे पास CH4 के, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, सारा सवाल है। ठीक है, तो वहाँ पे इसका आंसर निकल के आएगा 10 टाइम्स ऑफ Na। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी समझ गया होगा। एक में 5 होते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ Na में कितने होंगे, सिंपल है, ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे x अज्यूम कर लूँ तो, और अगर ये सारे भाषण अगर मैं नहीं लिखूँ तो ये क्या बन गया, 1 यहाँ पे 2Na इक्वल टू यहाँ पे 5 यहाँ पे अपॉन x। तो बस x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अच्छा फिर डी पार्ट में तुमसे क्या पूछा था कि H2, अच्छा नंबर ऑफ एटम्स आ गए। फिर तुमसे और पूछा गया था कि इसमें हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं वो बताओ। तो देखो जब तुम्हारे पास एक CH4 है, ठीक है, एक CH4 में तुम्हें हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 4। तो अगर ऐसे में आपके पास, ठीक है, एक CH4 के मॉलिक्यूल के बदले 2 टाइम्स ऑफ NaCH4 अगर होता तो वहाँ पे आपके पास कितने होते, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ Na। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ई पार्ट में मैंने पूछा था कि नंबर ऑफ H2 यूनिट्स कितनी है। ठीक है, मेरे पास क्योंकि फ़िलहाल वो क्वेश्चन है नहीं और इसीलिए जितना जितना मुझे याद आ रहा है उसके बेसिस से बता रही हूँ। तो मैं तुम्हें पहले ही सारी चीज़ें बता दे रही हूँ करके। तो देखो ई पार्ट में ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी कि आपके पास H2 यूनिट्स कितने, आप ध्यान दो, जब तुम्हारे पास एक CH4 होता था तो एक CH4 से तुम कितने H2 के कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हो, 2,
है ना। आपको अगर मैं ऐसे 4 हाइड्रोजन दे दूँ और पूछूंगी 2-2 की जोड़ी बनानी है तो ऐसी 2 ही जोड़ी बनेंगी ना तुम्हारे पास। तो ये 2, और उसके बाद अगर तुम्हारे पास 2 टाइम्स ऑफ NaCH4 रहेगा तो तुम्हारे पास कितने होंगे, तो H2 यूनिट्स वाले का आंसर आएगा 4 टाइम्स ऑफ Na। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला एक पार्ट था जिसमें तुम्हें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने थे। तो एक CH4 के अंदर में एक कार्बन होता है, तो ऐसे अगर आपके पास 2 टाइम्स ऑफ NaCH4 आ जाए तो उसमें कितने होंगे, तो उसका सिंपल आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Na। फिर आ जाते हैं हम लोग हमारे जी पार्ट में। हो सकता है इस वाले पार्ट में कन्फ्यूजन हुआ हो मे बी, और या हो सकता है तुमने कर भी लिया हो। तो देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बातचीत करनी है। तो सबसे पहले एक CH4 में कितने प्रोटॉन्स हैं इस पे बात कर लो। तो देखो यहाँ पे ना एक इंसान सिर्फ एक ही पॉइंट पे गड़बड़ी कर सकता है। अच्छा सॉरी, ये वाला वो क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। तो कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं 6, और हाइड्रोजन में कितने होते हैं 1। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन है 4, तो 6 + 4 कितना हो गया 10 प्रोटॉन्स, राइट। सो वी हैव 1 CH4 कंटेन 10 प्रोटॉन्स। तो अगर तुम्हारे पास 2 टाइम्स ऑफ Na रहेगा तो वहाँ से कितना निकल के आएगा, तो वहाँ से आपके पास निकल के आएंगे 20 Na प्रोटॉन्स। ठीक है, चलो वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो अब हमें ये बात तो पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है। ठीक है, कब, अगर आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम का मतलब न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोलो, जब आपके पास ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो एक्चुअल में प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं, बट जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे न्यूट्रल एटम के कंपेयर में, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे कम। अगर आपके पूरे मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये होता है कि पहले अगर आपका जो प्रोटॉन की संख्या थी वो अभी भी उतनी ही रहेगी, लेकिन जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होने की सिचुएशन कब रहती है, जब आपके पास एक न्यूट्रल स्पीशीज हो। तो राइट नाउ CH4 मेरे पास एक न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ऐसे केस में इसका भी आंसर इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना आएगा 20 टाइम्स ऑफ Na। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वाला एक वो केस हो सकता है जहाँ पे गलती हो। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक ऐसी स्पीशीज है इकलौती तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में जिसके पास नो न्यूट्रॉन्स, उस बेचारे के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में जब तुम्हारे हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन ही नहीं है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगी कि एक CH4 में टोटल कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो वहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट करेगा, कार्बन। तो कार्बन के पास कितने हैं 6, हाइड्रोजन के पास तो है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 6। तो ये वाला एक स्टेप हो सकता है जहाँ पे एक इंसान से एरर हो जाए, वो हाइड्रोजन के भी न्यूट्रॉन अज्यूम कर ले जल्दबाजी में। तो इस चीज़ को अच्छे से अपने दिमाग में रखना। तो यहाँ पे रहेंगे 6 न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपके पास 2 टाइम्स ऑफ NaCH4 रहे तो वहाँ से फिर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 12 टाइम्स ऑफ Na, ये रहेगा आंसर। ठीक है, इतना वाला पार्ट बना लिया है, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई इश्यू आएगा। अब उसके बाद मैंने तुम्हें एक और गिवन दिया था, मैंने ये कहा था कि आपने उस 32 ग्राम के मीथेन के अंदर से इतना वेट हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, हमने कितना पार्ट रिमूव कर दिया, 16 ग्राम हम लोग उसमें से क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो अगर तुम 16 ग्राम रिमूव कर दिए हो तो तुम्हारे पास कितना वेट रिमेनिंग है, तो हमारे पास वेट रिमेनिंग जो है वो है 16 ग्राम, दैट इज 16 ग्राम। एक बात बताओ, अब आपको ये निकालना है कि कितने मोल्स रिमेनिंग है, या फिर मुझे अगर ये निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग है, तो मैं जो वेट लूंगी ना वो वेट भी हम लोग किस चीज़ का लेंगे, आपको जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे रिमेनिंग क्वांटिटी के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो वेट भी एक्चुअल में मुझे किस चीज़ का लेना पड़ेगा, कि जो मेरे पास वेट रिमेनिंग है, तो कितना मेरे पास वेट रिमेनिंग है 16 ग्राम, और डिवाइडेड बाय इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो करेंगे, तो 16/16 दैट इज़ 1। तो टोटल हमारे पास पहले 2 मोल्स थे, ये तो लॉजिकली भी है 32 ग्राम यानी कि 2 मोल, 16 ग्राम यानी कि 1 मोल, 16 ग्राम तुमने हटा दिया यानी कि 1 हटा दिया, तो ओरली आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रेस इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कल को मान लेते हैं ओरल वाला कोई सवाल नहीं रहा, जैसे मैंने लिख दिया होता 8 ग्राम 2.3 ग्राम, तो इसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है करके, ये वाला पार्ट तुमको पता होना चाहिए था करके। ठीक है,
ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो मोल्स रिमेनिंग निकाल लिया, और शायद मैंने तुमसे ये भी पूछा था कि बताओ कितने मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग है। तो आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग होंगे? मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? मोल्स इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, है ना। तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मोल्स को सिंपली क्या कर दो, Na से मल्टीप्लाई। तो आपके पास Na मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग है। इनिशियली हमारे पास देखो कितने मॉलिक्यूल्स थे, हमारे पास इनिशियली 2 टाइम्स ऑफ Na मॉलिक्यूल्स थे। तो अगर 1 Na आपके पास रिमेनिंग है तो कितने मॉलिक्यूल्स को तुमने वहाँ से रिमूव किया होगा? वो ऑब्वियस है कि 2 टाइम्स ऑफ Na माइनस 1 Na, यानी कि 1 Na का मॉलिक्यूल वहाँ से रिमूव किया गया है। ठीक है, मैंने एक बहुत ही सिंपल वासी चीज़ ली थी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं दिया था। ये एक ऐसा सवाल हो सकता है स्टैंडर्ड, यानी कि जिससे आप अगली बार हमेशा इलस्ट्रेशन समझने के लिए या उसको ध्यान में रखने के लिए यूज़ कर सकते हो करके तुम। ठीक है, कि अच्छा अगर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो कैसे निकालना है। तो देखो सिंपल लॉजिक है, एकदम बहुत ही सिंपल है चीज़ें। कि अगर मान लेते हैं आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, जितने भी मोल्स हैं उस मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे Na से, तो आंसर आ गया। ठीक है, अगर गिवन कंपाउंड मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल निकल के आया होगा, अगर गिवन कंपाउंड एटम है तो एटम निकल के आया होगा। ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना करके। ठीक है, तो अभी फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल में। अब देखते हैं कि तुम लोगों ने आगे कितना उसमें काम किया है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कैच करने की कोशिश करोगे। तो अभी मेरे हिसाब से बेसिक बेसिक जो सवाल होते हैं AMU वगैरह वाले, ये सब वाले, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके सवाल थोड़े से लेते हैं और फिर तुम्हें उसी के बेसिस पे इलस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। तो अब जैसे मान लेते हैं मैंने तुमसे पूछा कि आपके पास 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 मैंने दिया हुआ है, ये आपका गिवन पार्ट है। और इसमें मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, यानी कि इसमें ईच टाइप के जो एटम्स हैं उन सभी की क्वांटिटी कितनी कितनी है। तो एक बात याद रखना, एटम्स तक आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, शुरुआत आपको पहले मोल्स से करनी पड़ेगी। तो तुम्हें पहले मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद तुम्हारी छलांग एटम तक जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में पहले तो मुझे वेट दिया है तो मैं उससे आसानी से मोल्स निकाल सकती हूँ। तो सोडियम के एक एटम का मास होता है 23 AMU, तो 2 हैं तो 46, और कार्बन का 12, और ये हो गया 48। अगर तुम इस चीज़ की एडिशन कर लोगे तो ये निकल के आएगा 106, राइट। तो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ये निकल के आया 106 ग्राम। तो अगर मुझे अभी यहाँ से मोल्स कैलकुलेट करने होंगे तो मोल्स हो जाएगा 5.3 डिवाइडेड बाय 106। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम लोगों को चीज़ें फॉर्मूला याद हो गया तो बननी चाहिए। अच्छा, डिविजन कर लेते हैं। तो इस चीज़ का आएगा आंसर 0.05 मोल्स, राइट। ये इतने मोल्स हम लोगों को मिल गए। अब क्या नंबर ऑफ एटम्स में डायरेक्ट Na से मल्टीप्लाई करके निकाल सकती हूँ क्या? तो नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो गिवन चीज आपके पास है, जो कंपाउंड आपको गिवन पार्ट में दिया गया है, वो कोई मोनो एटॉमिक स्पीशीज नहीं है। मोनो एटॉमिक मतलब Fe, है ना, ऐसे मोनो एटॉमिक नहीं है। अगर वो मोनो एटॉमिक होता तो Na से मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ ऑब्टेन होती वो नंबर ऑफ एटम्स ही होते और वही आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मोनो एटॉमिक केस में नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ही होता है, लेकिन ये एक पॉली एटॉमिक स्पीशीज है। तो इसका मतलब यहाँ से Na को जब मैं मोल से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को जो चीज़ ऑब्टेन होगी वो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलो कितने आ जाएंगे। मोल्स को सिंपली तुम्हें मल्टीप्लाई करना है Na से, यानी कि 0.05, और ये हो गया यहाँ पे Na करके। ठीक है, तो ये डन। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, लेकिन उसने स्पेसिफाई किया है ईच टाइप, यानी कि आपको मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने को नहीं कह रही हूँ, तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स सोडियम में कितने हैं ये बताना है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम ऑफ Na। तो देखो एटम्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने बताया था ऊपर या वाले इलस्ट्रेशन में कि
एक Na2CO3 के पास कितने सोडियम के एटम्स हैं वो देखो, कितने हैं? 2। तो अगर ऐसे में आपके पास 0.05 Na अगर होते तो बताओ कितने पार्टिकल्स होते? इस तरीके से ये वाली चीज़, ठीक है। तो 0.05, इसको बस सिंपली तुम्हें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कर लो ये वाली कैलकुलेशन, बहुत ही इजी पार्ट। तो कितना आ जाएगा? 0.1। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा 0.1 Na, राइट। अब लेकिन एक इंसान जिसको ये यूनिटरी मेथड अच्छी नहीं लग रही है कि नहीं मेरे को यूनिटरी मेथड नहीं करनी है, मेरे को तो बहुत ही कोई ऐसा इंसान फॉर्मूला दे दे जिससे मैं निकाल सकूं, तो देखो मैं सिंपली उसमें बता देती हूँ करके कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए फिर तुम क्या करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लो। और जब तुमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिसिटी ऑफ दैट एटम, राइट। एटॉमिसिटी ऑफ दैट एटम मतलब जिस चीज के एटम्स कैलकुलेट करने हैं वो कितनी संख्या में है उससे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी कितने थे? 0.05 और इंटू एटॉमिसिटी सोडियम देखो यहाँ पे कितने हैं? 2। तो ये इंटू में 2, ठीक है। हो सकता है कि मैं एटॉमिसिटी उसके लिए सही वर्ड यूज़ ना कर रही हूँ, बट मैं समझ तो आ गया है ना कि वहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमें नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई करने हैं ऑफ दैट टाइप इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। उसे एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, तो इनडायरेक्टली वही चीज़ है, बट फिर भी सबका अपना अपना रहता है करके सोच। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट में, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एक्चुअल में अगर कैलकुलेट करने रहे तो क्या, तो अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि 0.05 मल्टीप्लाई बाय उस गिवन फॉर्मूले में कार्बन के कितने हैं, तो कार्बन के कितने हैं? 1। तो यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारे पास इसका आंसर 0.05 Na। अच्छा, उसके बाद लेट से अगर मुझे बोला जाए कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको कैलकुलेट करने हैं, तो अगेन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 0.05 Na मॉलिक्यूल्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने आपके एक मॉलिक्यूल में है, तो कितने हैं? 3। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाली चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये वाला पार्ट आना है 0.15 Na, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैसे एक पर्टिकुलर एटम को कैलकुलेट करोगे, ये वाली चीज़ आनी चाहिए। अभी मैंने इसमें Na की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं की है, ठीक है। बस इस बात का तुम ख्याल रखना, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे वाली चीज़ देखते चलो क्या है। जैसे मैंने तुम लोगों को दिया यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन कि आपको यहाँ से एक्चुअल में मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन को फ्रेम कर लेना स्टेटमेंट में अगर बनाना चाहो तो ये वाली चीज़ नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, गिवन ये है, टू फाइंड ये है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में मोल्स कैलकुलेट करने हैं और मैं तुम्हें यहाँ पे गिवन दे रही हूँ कि आपके पास 65.6 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन आपके पास है। तो ऐसे केस में देखो एक बात हमेशा याद रखना, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाय आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वहाँ जो तुम मास यूज़ करोगे ना वो हमेशा ग्राम में होना चाहिए। और जो गिवन डाटा मैंने तुमको अभी दिया है वो क्या है? आपका माइक्रो, ठीक है। वो क्या है? तुम्हारा माइक्रो। तो वहाँ पे माइक्रो के लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे? सो हम लोग उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो चीज़ हट जाए और वो चीज़ कन्वर्ट हो जाए ग्राम में। और कार्बन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास बोल दो, ठीक है। हो सकता है कि कल को क्वेश्चन सॉल्व करते करते एटम दिया हो मैंने GMM लिख दिया हो, या मॉलिक्यूल दिया हो मैंने एटम लिख दिया, उसको इतना तो कम से कम समझ लेना कि ये वाली चीज़ अच्छा एटम है तो हम GMM लिखे। क्योंकि जो एंड में जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि आपका आंसर आपके गिवन ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस बात खत्म। तो यहाँ पे ये डिवीजन कंडक्ट कर लो। तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 12 के टेबल से कट जाएगा तुम्हारा 12 5 60, 5 बच गया और 56 आ गया। तो ये हो जाएगा 12 4 48 और उसके बाद फिर बच जाएगा यहाँ पे 8 और 0, तो 12 7 ये इस तरीके से 5.47 इंटू 10⁻⁻6। डेसिमल में अगर थोड़ा बहुत हेर फेर हो तो उस चीज़ को देख लेना। तो उसके बाद ये वाला पार्ट तुम्हारा डन है करके, ठीक है। बस एक बात हमेशा अच्छे से याद रखना तुम करके कि ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ग्राम में होना चाहिए। और उसके बाद
अगर तुम वो चीज़ मान लेते नहीं कर रहे हो, माइक्रो को माइक्रो में ही रहने दे रहे हो, तो बस फिर वो चीज़ देखना कैसे गड़बड़ ना हो जाए कहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, अभी मैं तुम्हें वो वाले क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ जिसमें STP NTP वाले वर्ड्स आ रहे हैं, बिकॉज वाला पार्ट मेरी तरफ से अभी तक पढ़ाया ही नहीं गया है। अच्छा, ये सवाल भी देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तुम्हें एक्चुअल में जैसे ये पानी की एक ड्रॉप है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास ऑयल का एक ड्रॉप है, तो वैसे तो मैं वाटर का ले रही हूँ, तो मेरे पास ये एक ड्रॉप वाटर है, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेना। ये एक ड्रॉप वाटर का जो वजन है वो है 0.05 ग्राम। ठीक है, ये एक ड्रॉप का मेरा वजन है, मेरा मतलब पानी की ड्रॉप का। इस पानी की एक ड्रॉप जो कि इतने वेट की है, इसके अंदर तुम्हें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो अब एक बात याद रखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले तो मोल्स पे बातचीत कर लो। तो मोल्स अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं बताओ। तो मोल्स के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया है, 0.05 जितना मास है डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा आपका 18। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूलर मास, और 0.05 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तुम्हारे 18 के साथ, तो ये वाली चीज़ निकल के आएगी 0.002 समथिंग वॉट। तो इसको रहने देते हैं इतना ही। अब तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी मोल्स आए हैं उस मोल्स को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, Na के साथ। डन, यहाँ से मॉलिक्यूल्स आ गए। पूरा आंसर अगर तुम्हें निकालना हो तो Na की वैल्यू डाल देना और फाइनल आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक सवाल मैं ये दे रही हूँ, ये वो सवाल है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तुम्हें एक एक डिफरेंस देखना है कि अच्छा इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है और ये क्या है। जैसे कि तुमसे अगर मैंने कहा कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स तुम बोलोगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट हम कैलकुलेट कर लेंगे, रियली वी कैन। अब इससे लेके मैंने तुम्हें 3 चीज़ें दी हैं और उन तुम्हें तीनों चीज़ों का नंबर ऑफ एटम्स उनमें कितने होंगे ये कैलकुलेट एक्चुअल में करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 52 मोल ऐसा लिखा हुआ है MOL ऑफ एर्गन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें दिया है 52 AMU ऑफ हीलियम, ये दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट दिया है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, यानी कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम। चलो एक अपना जो टॉप वाला है वो हीलियम के बजाय एर्गन है, तो अपन एक काम करते हैं उसको भी हीलियम कर लेते हैं। लो अभी कैसा है, इस चीज़ को एक बार वीडियो पॉज करना और जितनी तुम्हारी अभी तक जानकारी है उस जानकारी के बेसिस पर तुम कितना इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो उस पर अपन फिर इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये तुम्हें करना है तो मेरे हिसाब से एक बार तुम्हें ट्राई करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, राइट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले पार्ट में तुम्हें गिवन क्या है, आपको गिवन में दिया हुआ है ये जो 52 मोल्स, यानी कि यहाँ पे हमें दिया है मोल्स, और जो जिस चीज़ का ये मोल्स दिए हैं ना, ये कौन है, ये एक आपका एटम है। तो अगर मैं इस मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो निकल के आएंगे वो और कुछ नहीं बल्कि नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे अपॉन में Na। तो मोल्स तुम्हें दिए हुए हैं 52 और यहाँ पे ये आ गया नंबर ऑफ एटम्स, तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आ गई आपके पास 52 टाइम्स ऑफ Na। ये पहले वाले का आंसर, Na की वैल्यू लगे तो तुम सब्सटीट्यूट कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। सी पार्ट में आते हैं, बी पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे। सी पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि जो 52 ग्राम दिया गया है वो और कुछ नहीं बल्कि आपका वेट है। तो इस वेट से सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो मतलब ग्राम एटॉमिक मास, मैं बार बार फुला नाम नहीं बोलूँगी, कई बार मेरे मुंह से एटॉमिक मास भी निकल जाएगा, वो होता है 4, राइट।
तो 52 ग्राम का अगर मैं मोल्स कैलकुलेट करूँ तो मोल्स कितने होंगे, 52 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी आपके पास 13 मोल्स बराबर। और अगर मुझे 13 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स निकालने कितने हैं, तो यही वाला सेम कंसेप्ट, तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएंगे 13 टाइम्स ऑफ Na। समझ रहे हो। लेकिन अब आ जाओ बीच वाले पार्ट में। बीच वाले पार्ट पे बोल रहा है कि आपके पास 52 AMU है, राइट, 52 AMU। अब जितना अपन ने वो पहले दिन का इंट्रोडक्टरी वीडियो पढ़ा था उसके हिसाब से तुम्हें ये बात अब पता होनी चाहिए कि AMU वर्ड हम कब यूज करते हैं। AMU वर्ड हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम, राइट। अगर वहां पे लिखा गया है ग्राम करके तो वहां पे फिर एक एटम नहीं है, वहां बहुत सारे एटम्स हैं। बट अगर 52 AMU लिखा है इसका मतलब कि वहां पे अगर हम लोग एक एटम की बात कर रहे हो। लेकिन 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 मतलब एक एटम मतलब एक एटम, दो एटम, तीन एटम, ठीक है। अगर 50 तो अब ऐसे में देखो ही AMU वाले सवाल को कैसे करते हैं अपन सॉल्व। बी पार्ट इसका, एक अगर आपके पास एटम होता हीलियम का तो वो कितने AMU का होता है, 4 AMU का होता है। तो अगर यहाँ पे 52 AMU लिखा है तो एक हीलियम की तो बात हो नहीं रही होगी। तो ऐसे कितने हीलियम यहाँ रखे गए होंगे ताकि 52 AMU क्रिएट किया जा सके, बस पता लगाओ। तो ऐसे आपके पास टोटल 13 एटम्स रखे होंगे ताकि, है ना, 52 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ऐसे टोटल आपके पास कितने एटम्स रखे गए होंगे, आपके पास 13। एक पेंसिल 4 रुपए की आती है, मैं घर से 52 रुपीज़ लेके गई, बताओ कितनी पेंसिल्स आएंगी, 13 पेंसिल्स आएंगी, सिंपल मैथमेटिक्स। तो ग्राम में क्या होता है, वेट दिया होता है, मोल्स निकालो देन मॉलिक्यूल्स निकालो। ऑलरेडी अगर मोल दिए हैं तो किस्मत बहुत ही अच्छी है। बट अगर AMU दिया है तो जिस चीज़ का वो AMU देता है ना, आपको पहले पता होना चाहिए कि एक हीलियम के लिए वो कितना होता है। और दिया इतना है मतलब एक की बात तो हो नहीं रही है, उससे ज़्यादा की बात हो रही है। तो इस सादी छोटे से स्टैंडर्ड की गणित जो हम लोग 3rd 4th स्टैंडर्ड में डिवीजन वाली पार्ट सीख लेते हैं करके, ठीक है। तो ये वाला कैसा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक और इलस्ट्रेशन मैं लेती हूँ। चार्ज वाला मैंने अब तक एक भी इलस्ट्रेशन नहीं लिया है। तुम्हें दिया गया है कि आपके पास 28 ग्राम N-3, अब ये कौन होता है, नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्राइड होता है ये आपको दिया है। अब इसमें तुम्हें पहला पार्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तुम एक बात देखो, चाहे चार्ज कुछ भी हो, नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट। तो मोलर वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट है आपका 28 और आपका मॉलिक्यूलर मास है 14। ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि -3 होने की वजह से मॉलिक्यूलर मास को कुछ +3 या -3 तुम कुछ कर रहे हो। जो नाइट्रोजन का होता है वो होता है। तो यहाँ से मोल्स आ जाएंगे आपके पास कितना, 2। समझ रहे हो। अच्छा, अब इवन जो पार्ट मुझे इस बार गिवन में दिया हुआ है, क्या ये मॉलिक्यूल है, नहीं ये मॉलिक्यूल तो नहीं है। तो अगर इसको मैं Na से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पे पार्टिकल यानी कि कौन, यहाँ पे पार्टिकल यानी कि कौन, क्या यहाँ पे पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल है, नहीं, क्योंकि N हमारा मॉलिक्यूल नहीं है। क्या पार्टिकल का मतलब यहाँ एटम है, ऑब्वियसली एटम भी नहीं है क्योंकि एटम नहीं है। ये एटम है बट ये चार्ज एटम है, यानी कि इसको मैं कहूँगी आयन। तो यानी कि यहाँ से नंबर ऑफ आयन्स एक्चुअल में हम कैलकुलेट करेंगे जब मोल्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूँगी, Na से। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ आयन्स निकल कर आ गए 2 टाइम्स ऑफ Na, ठीक है। पक्का क्लियर है वाली चीज़। कल को अगर ये चीज़ ऐसी होती SO4 2- लेट्स से, तो जब तुम Na से मल्टीप्लाई करते ना तो पहले अपन का वो क्या मतलब क्या निकल के आता, वो नंबर ऑफ आयन्स निकल के वहाँ से भी आ जाते, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, आगे वाले पार्ट में क्या कहा गया है। अब आपको निकालना है चार्ज, टोटल चार्ज। तुम्हें जो मैंने कल होमवर्क दिया था उस वाले सवाल में आपको दिया हुआ था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, वगैरह वगैरह। कहीं पे भी एक भी सवाल तुम्हारे चार्ज से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो पहले तुम्हें एक सादी सी जानकारी मैं बता देती हूँ। जो तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको नोट डाउन करके रख लेना, वैसे पढ़ी तो होगी तुमने ये जानकारी भी, ठीक है। जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
और एक प्रोटॉन जो होता है उस पर चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, वो लोग न्यूट्रल स्पीशीज़ है। अब ऐसे केस में हम लोगों को बातचीत करनी है कि यहाँ पे चार्ज कितना है। तो सबसे पहले आपको चार्ज निकालने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि N3 नेगेटिव माइनस का जो सैंपल है उस सैंपल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट। क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो जब तुम्हें यही नहीं पता रहेगा करके कि N3 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तुम चार्ज कैसे निकालोगे, बराबर है। तो ऐसे केस में फिर अब इस चीज़ को क्या करें, तो पहले हम लोगों को जो क्वेश्चन बोला गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि पहला बी पार्ट मेरे को यहाँ से निकालना है चार्ज। तो चार्ज कैसे निकालेंगे हम लोग, कितने नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई हमारे एक आयन पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन 1 आयन, ठीक है, ये वाला चार्ज ऑन 1 आयन। तो नंबर ऑफ आयन्स ऊपर वाली स्टेप से हमारे निकले हुए हैं 2 टाइम्स ऑफ Na, और चार्ज तुम्हें अच्छे से बड़ी बड़ी आंखों से दिख रहा है वो है 3। अब 3 मत लिख देना, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये वाला पार्ट 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन में क्यों लिखी हूँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना, इतना। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, अब इसमें हो सकता है किसी के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आए कि मैंने माइनस साइन क्यों नहीं लिखा। तो एक्चुअल में ना हम लोग को माइनस और प्लस सिर्फ इस बात के लिए मतलब यूज़ करते हैं ताकि एक इंसान को ये समझ में आ जाए कि वो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स और वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स, दे आर जस्ट सिम्बल्स। तो जब कैलकुलेशंस करते हैं तो उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेना, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो ये होगा 6 Na और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इतना चार्ज होगा। तो चार्ज कैसे निकालना है समझ रहे हो, बस ये वाला स्टेप मत भूल जाना, ये वाला स्टेप ना बहुत लोग भूल जाते हैं। 3 तो देखो वो लोग लिख ही लेते हैं बट इलेक्ट्रॉन का साइन लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में हमें इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू वहाँ पे क्या करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है, इस चीज़ को ख्याल रखना। ओके, तो यहाँ से मैंने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब पीछे आते हैं, अब हमें और भी कुछ कैलकुलेट करना है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है वो भी। तो देखो जरा क्या कैलकुलेट करने को कहा गया है। अगर मान लेते हैं कि तुमसे ये बोला जाए कि आपको अब ये कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। इतना तो हमको पता है कि जो तुम्हारा नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। नाइट्रोजन की थोड़ा हम लोग अगर उसकी कुंडली अगर निकालें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपके पास 7, ठीक है। उसमें जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो होते हैं 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 और न्यूट्रॉन्स भी इनमें 7 ही होते हैं। तो ऐसे केस में अभी वैसे तो कायदे से नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको बोला गया है n की पावर 3 नेगेटिव, बराबर। तो अगर यहाँ पे n की पावर 3 नेगेटिव बोला गया है तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे होंगे, 10। तो कई लोग इसका आंसर लिख देते हैं 10, ठीक है, ये कितने लिख देते हैं 10। तो ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन लिख लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि एक N3 नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक N3 नेगेटिव में। लेकिन क्या तुम्हारे पास इस क्वेश्चन में एक N3 नेगेटिव है क्या? आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो पीछे, ऐसे अपने पास कितने N3 नेगेटिव है वो पहले पता लगाओ। तो यहाँ पे तुम्हारे पास N3 नेगेटिव कितने हैं वो देख लो। तो यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स ऑफ Na है, देखो लिखा है ना नंबर ऑफ आयंस मैंने 2 टाइम्स ऑफ Na। तो अगर एक N3 नेगेटिव में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर मैं तुमसे बोलूँगी कि तुम्हें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो तुम्हें क्या जवाब देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ आयंस लिखो, ठीक है। जैसे मैंने जो आज स्टार्टिंग में इलस्ट्रेशन लिया उसमें जब मैं बोलती थी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो तो तुम क्या बोलते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखो पहले आप। तो वैसे ही इसमें मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, इसमें आयंस बोलेंगे। तो नंबर ऑफ आयंस लिखो मल्टीप्लाई बाय, वहाँ पे हम लोग फिर क्या लिखते थे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये लिखेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आयंस हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ Na और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10, तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ Na इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हें यहाँ से बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखें तो अगेन वही चीज़, नंबर ऑफ आयंस आप लिखो
और नंबर ऑफ आयंस लिखने के बाद उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करो। तो याद रखना कि जो माइनस साइन होता है, यानी कि एक स्पीशीज़ अगर इलेक्ट्रॉन मतलब अगर उसके पास प्लस दिख रहा है या अगर उसके पास माइनस दिख रहा है, तो वो जो प्लस या माइनस होता है ना, वो एक्चुअल में आपके इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो कम हो रहे होते हैं या तो ज़्यादा हो रहे होते हैं, उसका प्रोटॉन से कोई वास्ता नहीं है। तो अगर मान लेते हैं नाइट्रोजन हो या N3 निगेटिव हो या N3 पॉजिटिव हो, वैसे तो N3 पॉजिटिव होता नहीं है, बस बताने के लिए, तीनों केसेस में अगर कोई चीज़ वेरी करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी, चाहे वो इन तीनों में से आप कोई भी ले लो। तो प्रोटॉन 7 होते हैं और 7 ही रहेंगे, तो यहाँ से आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 14Na। ठीक है, तो इसमें तुम्हें बस एक बात का ख्याल रखना है, ये चार्ज वाला, मैं चार्ज वाले पे बहुत बार इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि कैसा होता है कि एक इंसान अपनी गलतियों को याद रखता है, और मैंने भी अपनी गलतियाँ कैसे याद रखी हैं। अगर तुम गलतियाँ नहीं रखोगे अपनी याद, तो कैसा होगा कि वो चीज़ बार बार रिपीट होती हैं। तो ये गलती मेरे से भी कभी ना कभी हुई होगी, तो जिसकी वजह से कैसा मैं तुम पे बार बार ये वाली चीज़ पे बोल रही हूँ करके कि इसको याद रखो, इसको याद रखो, इसको याद करो। ठीक है, कि चार्ज वाले में इलेक्ट्रॉन लिखना मत भूलना, क्योंकि मैंने एक बार बहुत बड़ी गलती की है जिसकी वजह से मेरे कुछ जगह पे ख़राब भी चीज़ें हुई थी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सवालों में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं अभी, तो एक मिनट। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने तुमसे कह दिया यहाँ पे कि आपके पास एक कॉपर है, कॉपर का वजन मैं तुम्हें दे रही हूँ 0.635 ग्राम। ठीक है, एक कॉपर का टुकड़ा है और तुमसे बस यहाँ पे ये पूछा है कि बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो अब अपना बहुत ही सिंपल है, मेरे हिसाब से तो ओरली आंसर आ जाना चाहिए। कॉपर क्या है, एक मॉलिक्यूल है कि एक एटम है, एक एटम है। तो अगर आप इससे जो मोल्स आएंगे, अगर उस मोल्स को तुम Na से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हें मिलते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोई और नहीं बल्कि नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे, बराबर। तो अभी मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए पहले हमें कॉपर का क्या पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो कॉपर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा तुम लोगों के पास 63.5। तो मोल्स 0.635, मास उसका 63.5 और Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 0.01 मोल्स करके। ठीक है, तो ये वाला हो गया अपने पास। अच्छा नेक्स्ट में आ जाते हैं, तुम्हें ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास, मतलब मैं क्वेश्चन ही लिख देती हूँ, कैलकुलेट द वेट ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ये लो, आपको मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास इतने कार्बन के एटम्स में तुमको दे दूँ तो बताओ उतने एटम्स का मतलब वजन वाइज मतलब कितना होगा। लेट से अपने पास वो किराना दुकान वाली मशीन है, अगर उस किराना दुकान वाली मशीन पे हम इतने कार्बन के एटम्स रख देते हैं तो हमारे पास कितना वे वो मेजर करके हमको देगी। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, राइट। तो मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि कार्बन आपका एक मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, वो एक एटम है, डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए हैं। अच्छा मोल्स मुझे नहीं दिए, तो मोल्स को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, वेट बाय मोलर वेट। तो कार्बन का मोलर वेट हो जाएगा 12। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं 12.044 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। पूरा पार्ट गया, ये 1 ये 2, इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई में ले आई उठाकर, तो यहाँ से वेट निकल कर आ गया आपके पास कितना 24 ग्राम्स करके, ये ऐसे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ही क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन जो है वो मेरा एक एटम है, ना कि वो हमारे पास एक क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर मॉलिक्यूल होता तो फिर यहाँ पे मुझे मॉलिक्यूल को मेंशन करना पड़ता। ठीक है, क्लियर है वाली चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो जरा ये वाले सवाल में तुम्हें थोड़ा ज़्यादा सवाल दे देते हैं आपको। जैसे अगर मैंने ये पूछा कि तुम्हें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें डिफरेंट सिचुएशन में फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन इसका ये है, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस इन 1 मोल NaCl।
बी पार्ट में फाइंड करना है Al3+ एंड SO4 2 नेगेटिव ions in 1 mole of aluminium sulfate that is Al2SO4 whole thrice 3. सी पार्ट में आपको फाइंड करना है ईच एलिमेंट, ठीक है, हर एलिमेंट का मोल इन दैट इज ग्लूकोज C6H12O6. और फोर्थ पार्ट में फाइंड करना है CaCO3. नहीं, ये वाला पार्ट रहने दो, ये वाला काम क्योंकि बच्चों वाला हो जाएगा, अभी तक कर लिए ना इसके जैसा काफ़ी, ठीक है. चलो सोल्यूशन में आ जाते हैं. एक बार मेरे बताने से पहले खुद भी देख लेना. हम लोगों ने 12th कह रही हूँ 10th में बैलेंसिंग सीखी है, ठीक है. और बैलेंसिंग अगर नहीं भी आती है तो 9th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट चार्ज वगैरह सीखे हैं हम लोगों ने. तो एक बात तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे अगर मैं Na+ मतलब NaCl की अगर बातचीत करूँ, वैसे ये वाली चीज़ हम लोग अब कल की क्लास में वैसे सीखेंगे. स्टोक्योमेट्री करके एक टर्म होगी. तो तुम ये देखो कि इस NaCl को अगर मैं तोड़ूँ तो ये तोड़ने के बाद Na+ और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करके दे रहा है मुझे. अगर मैं बोलूँ इसे बैलेंस करो आप, तो इसमें तुम बोलोगे कि बैलेंसिंग की नीड ही नहीं है. तो इसका मतलब अगर आपके पास एक NaCl है तो वो टूटने के बाद उसके अंदर से एक Na+ क्रिएट होकर देगा, और साथ ही साथ वही एक NaCl टूटने के बाद अपने अंदर से एक Cl नेगेटिव आयन आपको क्रिएट करके देगा. तो ऐसे में अगर तुम्हारे पास 1 मोल NaCl आपको गिवन है, ठीक है, आपके पास NaCl 1 मोल है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ से जो Na+ आयन क्रिएट होगा वो भी 1 मोल ही होगा और वो भी 1 मोल ही होगा. सेकेंड इलस्ट्रेशन से समझते हैं. जैसे Al2SO4 होल थ्राइस 3A वाला पार्ट, इसको अगर मैं ब्रेक करने को कहूँ तो तुम कैसे ब्रेक करोगे? Al3+ और उसके बाद SO4 2 नेगेटिव. चार्ज वाइज तो मैंने ब्रेक कर लिया, बट ये बैलेंस नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा. अब इस चीज़ को समझो कि अगर मैं तुम्हारे पास एक एल्यूमिनियम सल्फेट का दूँ तो एक एल्यूमिनियम सल्फेट आपको कितने Al3+ आयंस क्रिएट करके दे रहा है? 2. यानी कि आप जितना भी लोगे, लेट्स से अगर आप X ले रहे हो तो वहाँ से एल्यूमिनियम 3+ आयंस क्रिएट होंगे डबल, यानी कि 2X. अगर तुम 5 ले रहे हो तो ये क्रिएट करके देगा 10. वैसे ही अगर आपके पास एक एल्यूमिनियम सल्फेट है तो उसके अंदर से SO4 2 नेगेटिव आयंस कितने क्रिएट हो रहे हैं? ट्रिपल. अब क्वेश्चन में ये देखते हैं कि आपको ये वाला आखिर पार्ट दिया कितना है. तो ये पार्ट आपको दिया हुआ था, अच्छा दिया नहीं है क्या मैंने, सॉरी, ये दे देते हैं लेट्स से 5. ये मैंने तुमको दे दिया 5. तो अगर मैं तुमको ये वाला पार्ट 5 मोल दूंगी तो एल्यूमिनियम 3+ वहाँ से कितने क्रिएट हो रहे होंगे? उसका डबल. तो ये क्रिएट हो रहा होगा 10 और ये क्रिएट हो रहा होगा 15. क्लियर है ये चीज़? तो इस तरीके से ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये जो बैलेंसिंग के लिए हम लोग जो सामने यूज़ करते हैं, इन्हें एक्चुअल में हम लोग कहते हैं स्टोक्योमेट्री, ठीक है. इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्टोक्योमेट्री. अभी 2-3 दिन बाद हम लोग मोल कंसेप्ट सीखेंगे, उसमें हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे. तो 2 तरीके से मोल कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है. पहला इस तरीके से डायरेक्टली ओरल माइंड में ही कैलकुलेशंस करके, और दूसरा छोटा छोटा बेबी स्टेप्स लेते हुए. तो डिपेंड करता है तुम्हें माइंड में कैलकुलेशन करना है कि बेबी स्टेप्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स एंड योर सेट ऑफ लेवल, ठीक है. तो ये वाला डन हो गया. अच्छा, अब सी पार्ट में आते हैं. सी पार्ट में बोला है ईच एलिमेंट इन C6H12O6, राइट. तो C6H12O6 के हमारे पास कितना रहेगा? तुम्हें बस यहाँ बताना है कि कौन कितना कितना है, ख़त्म. तो यहाँ से बस इतना देख देख के बताते जाओ कि यहाँ पे कितना है. नेचर में अगर कार्बन एग्जिस्ट करता तो वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता कि डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ठीक है. तो इसका आंसर होगा 6 मोल ऑफ कार्बन एटम. जब आपके पास ऐसा कोई कोवैलेंट स्पीशीज आ जाए जिसको अपन आयन से ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसका आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है. अच्छा, अगर हाइड्रोजन को मुझे नेचर में एग्जिस्ट कराना है तो वो H के फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो H2 के मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है. तो अब तुम बताओ कि अगर तुम्हारे पास 12 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे तो तुम वहाँ से कितने मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर सकते हो? 6, क्योंकि 2 को मिला के 1 बनता है ना. अगर वैसे ही जो और आपके ऑक्सीजन होती है वो नेचर में किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती है? O की O2, तो O2 के फॉर्मेट में वो एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे आएगा O2 मॉलिक्यूल. तो अब 6 अगर ऑक्सीजन तुम्हें मैं दूंगी तो वहाँ से कितने O2 क्रिएट हो जाएंगे? 3. तो इसका आंसर होगा कार्बन के 6 मोल, H2 के 6 और ऑक्सीजन के 3 करके, ठीक है. क्लियर है ये चीज़, ये क्या बताया गया है करके. अभी
अच्छा, अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। ये वाला अगेन तुम ही इसे करना। देखो क्वेश्चन ये बोला गया है कि इफ़ द मास ऑफ 0.25 मोल ऑफ एन एलिमेंट Z, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट Z is 2.25 ग्राम, देन द मास ऑफ, एक मिनट, देन द मास ऑफ वन एटम ऑफ Z इज। चलो पहले तो इसको तुम खुद ही सोचो कि ये क्या है। अब ध्यान से देखते हैं कि ये वाला पार्ट हमें क्या बोलने को चाह रहा है। तो सबसे पहले इसने तुमसे कहा है कि अगर तुम्हारे पास 0.25 मोल होते एक एलिमेंट Z के, ठीक है, तो वहाँ पे उसका वजन निकल के आता 2.25 ग्राम। ओके, तो यानी कि मुझे इस एलिमेंट Z के बारे में दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहली इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इसके नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो दिए हैं 0.25, और दूसरा दिया हुआ है इसका मास यानी कि 2.25 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे केस में अब चाहिए एलिमेंट है, तो मैं यहाँ से अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी कि मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास तो यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास यूज़ करेंगे। तो मोल्स की जगह डाल दिया 0.25, मास की जगह डाल दिया 2.25 और ग्राम एटॉमिक मास। फिर डिवीजन कर लो, तो यहाँ से तुम्हारे पास ये बात तो पता चल के आ गई कि ग्राम एटॉमिक मास यहाँ से निकल के आया है 9 ग्राम। डन। अच्छा, अब उसमें देखना जो तुम्हारे पास ऑप्शन रहेंगे ना पेपर में, वो तुम उसमें एक ऑप्शन में ये आंसर भी होगा। अब इसको टिक मत कराना, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज रीड करो। तुमसे मास ऑफ वन एटम पूछ रहा है, एक एटम। एक एटम का मतलब होता है एटॉमिक मास, ठीक है, और एटॉमिक मास को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, AMU के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ग्राम के टर्म्स में भी, ठीक है, लेकिन ये एटॉमिक मास पूछ रहा है। और यहाँ से जो तुमने निकाला है ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। अगर तुम्हें याद आ रहा होगा कि हमने ग्राम एटॉमिक मास को किस तरीके से डिफाइन किया था, तो ग्राम एटॉमिक मास को हम डिफाइन क्या किए थे कि अगर आपके पास Na एटम्स अगर होंगे, अगर बात एटम्स की हो रही है तो एटम्स, अगर मॉलिक्यूल की हो रही है तो मॉलिक्यूल, तो उन Na एटम्स का जो वेट निकल कर आएगा उस वेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो Na एटम्स का वेट जो निकल कर आया वो निकल के आया 9 ग्राम, राइट, क्योंकि ये ग्राम एटॉमिक मास है। ग्राम एटॉमिक मास मीन्स Na एटम्स। तो अगर आपके पास ऐसा एक एटम अगर निकालना हो तो एक एटम का वजन कितना होगा, तो यहाँ से सिंपल पता चल जाएगा कि एक एटम का वजन यहाँ से निकल के आने वाला है 9/Na, ठीक है। और तुम्हें पता है कि Na और AMU एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको तुम ये चीज़ लिख सकते हो कि 9 × 1.6 × 10 की पावर 1.66 × 10 की पावर -20 मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। गलती होती है तो इसी स्टेप में होती है, मास ऑफ वन एटम क्योंकि बोला गया है तो इसमें बस गड़बड़ी मत कर देना। अच्छा, एक और इलस्ट्रेशन तुमसे बोला गया है कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2। देखो अगेन दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। मिलीग्राम वर्ड लेकर करके हम लोग तो ग्राम में चीजें यूज करते हैं, तो बात मिलीग्राम की कर रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, तो तुम्हें बताना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। ओके, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, ये हम लोगों का सवाल है। तो सबसे पहले 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 में मोल्स कितने होते हैं, पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स एक्चुअल में देखो कितने आ जाएंगे, 200 मिलीग्राम। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि ये जो वर्ड मिलीग्राम है इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो जैसे माइक्रो के लिए तुमने वर्ड यूज किया था, क्या कहते हैं, 10 की पावर -6, तो जब तुम्हें मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है तो तुम वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, 10 की पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10 की पावर -3 ग्राम्स, और अपॉन में CO2 कितना हो जाता है 44, तो यहाँ से तुम्हारे पास मोल्स आ जाएंगे। अभी ये मोल्स तो निकल के आ गए हैं तुम्हारे पास। अभी इस मोल से अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ कितने हैं, कैलकुलेशन में नहीं कर रही हूँ, इसे कंसेप्ट पार्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन में मोल्स को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस टर्म से, Na से।
तो जब तुम इसे Na से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास थे। अब वो बोल रहा है कि 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। तो लेफ्ट वाले पार्ट के लिए पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेनिंग है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग पहले तुम मुझको बताओ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेनिंग तुम मुझे कैसे बताओगे? 200 इंटू 10⁻³ अपॉन में 44 इंटू Na कितना होता है, इसको मैं लिख देती हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। इतने तुम्हारे पास थे टोटल। मैं एक काम करती हूँ, इन दोनों पावर को क्लब करके इनके बदले में एक ही लिख देती हूँ। तो बताओ -3 और 23 ये कितना हो जाएगा? 20। फिर इसको लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतने आपके पास थे और इसमें से आपने क्या किया, 10⁻21 रिमूव कर दिया। अच्छा -21 नहीं, +21, सॉरी, इतना आपने रिमूव कर दिया। तो माइनस करने के बाद जो एंटाइटी आपके पास बची वो एक्चुअल में क्या है कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास रिमेनिंग है। तो अभी इसमें से अगर तुम्हें मैं ये बताऊं, पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने बचे, तो याद करो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय कितना, Na वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पूरा ब्रैकेट वाला आंसर आया इसको डिवाइड बाय बस Na कर दो, आंसर आपका आपके पास रेडी है करके, ठीक है। तो कर लोगे वाला पार्ट, इसमें मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ी करने के चांस है। ठीक तरीके से निकालना तो ऑब्वियस से गड़बड़ नहीं होगा, गलत तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो फिर गलती हो सकती है करके, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा अब देखो ये वाले जो ऑप्शन में ना इस टाइप के सवाल तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगे, मैं ऑप्शन के साथ ही देती हूँ। इसमें बस थोड़े से कॉमन सेंस की नीड होगी। तुम्हें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट मास, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट मास, ठीक है। पहला आपको दिया है 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। सेकेंड ऑप्शन मैं तुम्हें दे रही हूँ 3 मोल्स ऑफ यूरिया। यूरिया के बारे में मैं बता देती हूँ, NH2CONH2 इसे कहते हैं हम लोग यूरिया। ये पहला आपका लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। वूलर WOHLER करके एक थे, उन्होंने इसको सिंथेसाइज किया था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके पेस्टिसाइड्स का, मतलब क्या, सॉरी, फर्टिलाइजर्स का, नॉट पेस्टिसाइड्स। और सी में दिया है 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH, ठीक है। डी पार्ट में आ जाते हैं 80 ग्राम ऑफ CaCO3। ओके अब देखते हैं सबसे पहला जिसमें एक इंसान यहाँ पे एकदम बड़ी सी गड्ढे में गिर सकता है वो है ग्राम मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन लेक्चर आखिरी के कुछ शब्द, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ये कुछ भी लिख कर आए, ये कुछ और नहीं बल्कि आपके मोल्स हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको दिया हुआ है 2 मोल CO2 के, तो क्या तुम मोल्स से मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो फर्स्ट केस में मोल्स दिए हैं वो 2 और मोलर मास CO2 का होता है 44, तो यानी कि यहाँ से मास निकल कर आ गया 88 ग्राम, ठीक है, डन। बी पार्ट में आते हैं 3 मोल्स ऑफ यूरिया। यूरिया का अगर तुम्हें वजन निकालना है, निकाल लेना तुम, 60 आता है, मुझे तो याद है क्योंकि, तो यहाँ से इसका मास उसी फॉर्मूले में अगर तुम पुट करोगे तो निकल के आएगा 180 ग्राम, ठीक है। अच्छा अभी पहले इस पार्ट को फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ जाते हैं। इस पार्ट में मतलब क्या बातचीत करना, यहाँ तो ये चीज़ ऑलरेडी ग्राम में दी हुई है, इसको तुम क्या सॉल्व करोगे। तो डी पार्ट में ऑलरेडी मास आपको दिया हुआ है कितना, 80 ग्राम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे में अब बचता है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या आता है, अब देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में मैंने तुमसे लीस्ट पूछा था, तो पूरा जिम्मा ए और डी के बीच में और एक है आपका बी ऑल्सो। अच्छा अब इसमें एक इकलौती जगह जहाँ पे इतना बड़ा लूप होल है वो ये है कि एक इंसान जो अभी स्टार्टिंग में 11 पढ़ना सीखा है ना वो इधर पे मरेगा, ठीक है। यहाँ पे वो क्यों मरेगा, तुम लोग जैसे ये चैप्टर फिनिश करोगे फिर एक चैप्टर आएगा एटॉम पीरियोडिसिटी के बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश करेंगे, फिर एक चौथा चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग का जब हम लोग आखिरी का पार्ट पढ़ रहे होंगे चैप्टर की एंडिंग, तो वहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जो तुमने अभी तक सुना भी नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है करके।
तो वहाँ से तुम ये देखोगे कि एक्चुअली में जो एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH होता है वो कभी भी एक यूनिट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। वो हमेशा दो यूनिट्स कंबाइन, मतलब एसिटिक एसिड की दो यूनिट्स हमेशा आपस में जुड़ी हुई मिलती हैं आपको। ये हमेशा डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। एसिटिक एसिड आपका क्या फॉर्म करता है? डाइमर। एक यूनिट और इसकी एक यूनिट आपस में ऐसी जुड़ी हुई होती हैं। तो होता कैसे है कि आपके पास जो एसिटिक एसिड है इसका कायदे से मोलर मास होना चाहिए था 60, क्योंकि ये हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो देयरफॉर इसका मोलर मास होता है 120 करके, ठीक है। अब इसका मोलर मास यहाँ पे कितना है? 120। तो अब तुम इस 120 मोलर मास के साथ कैलकुलेशन करोगे, यही वही पॉइंट है जहाँ पे गड़बड़ होती है। हम लोग CH3COOH का 60 ले लेते हैं करके, ठीक है। तो अभी आपको मॉलिक्यूल्स दिए, अगर मैं इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को Na से डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा? मोल्स मिल जाएंगे 10⁻²4 6.022 और मतलब इंटू 10⁻23, ठीक है। ये वाला पार्ट 23 और 24 एक पावर में कट जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। फिर 10 को मैं अगर इस पार्ट से काट दूँ तो ये 12 पॉइंट बन जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली ये 2। तो आपके पास मोल्स आए 2 और मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास कितना है? 120, मोल्स बराबर 2, तो देयरफॉर मास कम्स आउट टू बी कितना आपका? 240 ग्राम। अब तुम देख लो यहाँ पे सबसे लीस्ट किसका है? ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लीस्ट मास किसका कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी का। बस याद रखने लायक पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में एसिटिक एसिड का मोलर मास करके, ठीक है। चलो अब यहाँ देखते हैं, ये तुम्हारा एक अलग सवाल है, इसके जैसा मैंने अब तक एक भी इलस्ट्रेशन नहीं लिया है। तुम्हें दिया गया है कि आपके पास हाउ मैनी, ठीक है, ये करवाया है शायद से, एक मिनट देख लेती हूँ। हाउ मैनी मोल्स ऑफ कॉपर CuNO3 होल ट्वाइस 2 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास 1/63.5, दूसरा ऑप्शन है 2/63.5, तीसरा ऑप्शन है 1/6.35, डी ऑप्शन है 1/63 और 5। तो अब देखो यहाँ पे कैसा है, तुम्हें पॉइंट पॉइंट का गेम चल रहा है, तो कुछ भी अप्रॉक्सीमेशन मत करना। जब भी तुम्हें दिखे कि तुम्हारे आंसर्स कैसा है, बहुत नियर अबाउट सेम, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है एक ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में, तो अप्रॉक्सीमेशन करके कभी मत चलना। जैसे मैंने कल नहीं की थी अप्रॉक्सीमेशन, 6.022 को 6 ले लिया था, वैसी हरकत कभी मत करना, ठीक है। तो पहले कॉपर नाइट्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो कॉपर नाइट्रेट का सबसे पहले तो मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेती हूँ। कॉपर का होता है 63.5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो वो होता होगा 28, ऑक्सीजन 3 है तो उसका होता है 48, और 48 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हो जाएगा 96। ऐड कर लेना इस चीज़ को, देखते हैं आगे अगर नीड पड़ेगी तो मैं करूँगी। अच्छा, कॉपर नाइट्रेट को अगर मैं ब्रेक कर ले सकती हूँ, यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, तो लेट्स ब्रेक इट। कॉपर 2+ एंड 2 टाइम्स ऑफ NO3 नेगेटिव। अब ध्यान देना यहाँ पे, क्या ये चीज़ बैलेंस है क्या? हाँ ये बैलेंस है। अगर आप एक कॉपर NO3 होल ट्वाइस 2 लोगे तो उससे तुम्हें एक कॉपर 2+ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एक कॉपर NO3 2 लोगे तो आपको 2 टाइम्स ऑफ NO3 नेगेटिव मिलेगा। अब वो बोल रहे हैं कि आपने 1 ग्राम कॉपर लिया है, तो या अच्छा हाँ इसके जैसा करवाया तो है अभी ऊपर ही, ये जस्ट ये Al2SO4 होल ट्वाइस 3 वाला, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि आपने 1 ग्राम कॉपर लिया है। यहाँ पे कभी भी हम मास पुट नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कभी भी हम मास पुट नहीं करेंगे। ऊपर वाले इलस्ट्रेशंस को जरा स्क्रॉल करके देखना, तुम्हें पता चलेगा वहाँ पे मैंने मोल लिया है ना कि मास लिया है। तो यहाँ पे तो मोल्स रखने दिया, तो हमको मास है कॉपर 2+ का। तो ऐसे केस में अगर आपके पास कॉपर का 1 ग्राम बोला है तो जो कॉपर 2+ भी होगा ना, ठीक है, वो भी 1 ही ग्राम होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मुझे कॉपर 2+ के मोल्स निकालने हैं तो कॉपर 2+ के वही मोल्स होंगे जो कॉपर के होंगे, ठीक है, क्योंकि कॉपर 2+ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स गए ना, ठीक है। तो इसके बाद मोल्स कितने होंगे? 1, क्योंकि उसका वेट डिवाइडेड बाय उसका ग्राम एटॉमिक मास यानी कि 63.5। अच्छा, अगर किसी को इस पॉइंट पे ये डाउट आए कि कॉपर 2+ का ग्राम एटॉमिक मास अलग नहीं होगा क्या, तो देखो ग्राम एटॉमिक मास अलग नहीं होगा,
क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो प्लस या माइनस साइन होता है उसका वास्ता इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है, ना कि प्रोटॉन और ना कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ। एंड मास डील्स विद दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतने मोल्स आपके पास कॉपर 2+ के हैं, एक से एक बनता है, तो अगर यहाँ एक दिया है तो उतना ही यहाँ पे भी होगा, तो ये इसका आंसर है ये। तो कई बार आपको ये पार्ट दे देता है और बाकी के निकालने को कहता है, और कई बार यहाँ का कोई पार्ट दे देगा और उसकी मदद से बाकी के निकालने को कहे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ऊपर मैंने एक सवाल लिया था वाटर मॉलिक्यूल वाला, वैसा ही एक अच्छा इलस्ट्रेशन देखो यहाँ पे भी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे 1 kg, ये लो, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को हमको तराजू में रखना पड़ेगा ताकि वो 1 किलो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल सकें। तो अब तुम ये सोचो, एक इलेक्ट्रॉन का वजन, पहले तो ये पता होना चाहिए मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये डाटाज ना सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना एक अच्छी जगह पे। तो एक इलेक्ट्रॉन का वजन हो जाता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। ये जो आता है तुम्हारी, मैंने बताया है क्या शायद, हाँ ये उस दिन बताया था जिस दिन पहला मैंने लेक्चर लिया था। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना है। अब अगर आपको टोटल 1 किलो करना है तो तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब अगर मुझे यहाँ से पर्चे रखने, तो टोटल मुझे पास कितना है 1 kg डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻31। तो ये हमारा आंसर है करके, ठीक है। वैसे तो 9.1 ही हम मास लेते हैं, बट तुम कई जगह पे देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन के मास को इस तरीके से भी देता है 9.108, ठीक है, 3 डेसिमल तक। तो वो भी यहाँ पे पुट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन करके, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का ये आपने निकाल दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कितने होंगे, 1/9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। डन है वाली चीज़। तो अब यहाँ पे एक देखो थोड़ी सी एरर है, उसको पता लगाओ जरा क्या है यहाँ पे एरर। एरर यहाँ पे पढ़ो इस सवाल में क्या लिखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या निकाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सवाल में मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने को नहीं कहा गया था, मुझे हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने को कहा गया था, बराबर है। मुझे हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने को कहा गया है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर अब इसको कैसे ठीक करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट देखो हमारा गलत होता है। तो इस चीज़ का देखो सवाल कैसा है कि अभी जो है तुम्हारे पास ये ऑप्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना निकल के आ गया हम लोगों का। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स होते हैं। जहाँ पे Na पार्टिकल्स का मतलब क्या हो सकता है, Na पार्टिकल्स का मतलब हो सकता है इट कैन बी एन एटम, इट कैन बी अ मॉलिक्यूल, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी प्रोटॉन, इट कैन बी एग, इट कैन बी मनी, इट कैन बी एनीथिंग। तो इस क्वेश्चन में वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन। तो अभी कितने मोल यहाँ रखेंगे ताकि हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो सके। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 1/9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो अब इस चीज़ का कैलकुलेशन कर लो। तो ये चीज़ देखो कितनी आएगी, अगर मैं इस क्वांटिटी को x ले लूँ तो x टाइम्स ऑफ Na इक्वल टू 1/9.1 इंटू 10⁻31। सो देयरफॉर x कम्स आउट टू बी 1/9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। पावर्स को सॉल्व कर लेंगे तो क्रिएट हो जाएगा 1/9.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, आपके पास 8, ये ऐसे में, ठीक है। तो ये देखो वो पॉइंट था जहाँ पे मेरे से एक बार सवाल गलत हुआ है एग्जाम में, ठीक है। टेस्ट वगैरह के दौरान मैंने एक्चुअल में ये निकाल के बैठी थी, ये रहता है ऑप्शन में क्योंकि, लेकिन सवाल को ढंग से पढ़ना। यहाँ पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया था, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला सवाल अच्छा था। अभी तक जितने भी हम लोगों ने किए उनमें से आपको ये वाला पार्ट ठीक मिला होगा, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सवाल में।
ठीक है, तो देखो जरा कि अभी एक जो तुम्हें सवाल दिया जाएगा वो किस तरीके से रहेगा। ये वैसा सवाल मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में तुम ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ये अपन कर लेते हैं, थोड़ा परसेंटेज रिलेटेड सवाल है इसीलिए वाला मैं अभी करा रही हूँ। आपको क्लोरोफिल की बात हो रही है, जैसे तुम्हें ये बात पता होती है कि अपने बॉडी में जो आरबीसी होता है उस आरबीसी में एक्चुअल में आयरन होता है। आयरन अकेला नहीं होता है, आयरन एक्चुअल में वहाँ एक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब तुम लोग को 12th स्टैंडर्ड में पता चलेगा। वैसे ही जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में जो हम लोग मेटल है वो मेटल एक्चुअल में मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल के बारे में ही जानकारी दी हुई है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो ये तुम्हें दिया है इस तरीके से, तुम्हें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। ठीक है, मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। अब देखो ये सवाल कैसा भी आ सकता था, कल को तुम्हारे ब्लड में कितने आयरन है ऐसा भी रह सकता था। तो ये चीज़ कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपको सबसे पहले तो सवाल को रीड करना है। जो पहले बकवास बात दी हुई है कि क्लोरोफिल क्या काम करता है उसको हटाओ, सीधा अपने डाटा पे कूदो। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि क्लोरोफिल जो कि तुम्हारा एक ग्रीन कलरिंग पिगमेंट है, उस ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट में 2.68% ऑफ मैग्नीशियम है बाय वेट। ठीक है, तो बाय वेट का मतलब आपको अभी यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट आ गया कि गिवन डाटा दिया हुआ है ये 2.68%, राइट। ठीक है, अब इसमें तुम्हें कैलकुलेट करना है कि अगर मैंने तुम्हें क्या कहते हैं 2 ग्राम क्लोरोफिल अगर दी, 2 ग्राम की जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो 2 ग्राम अगर मैं तुम्हें क्लोरोफिल देती हूँ तो 2 ग्राम के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के एटम्स कितने होंगे। अब मैग्नीशियम के एटम्स निकालने से पहले तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि 2 ग्राम के क्लोरोफिल में, ठीक है, आपके पास पहले तो मैग्नीशियम का वेट कितना होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का वेट कितना होगा ये पहले हमको पता करना है। अगर हम नॉर्मल क्लोरोफिल लाएं, एक पत्ती लें, उसमें से अगर मैं क्लोरोफिल को निकालूं तो क्लोरोफिल उसके अंदर पाया जाता है 2.68%। ठीक है, बाय वेट। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास 100 ग्राम अगर आपके पास क्लोरोफिल है तो 100 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर में 2.68 ग्राम क्या होगा बोलो आपका, सॉरी 2.68 ग्राम मैग्नीशियम होगा। ठीक है, समझ रहे हो, 2.68% बाय वेट। ये बाय वेट वाला वर्ड तुम्हें अगर कहीं भी दिखे ना तो आपको ये लेट करना है कि टोटल वेट इक्वल टू कितना 100। तो अगर टोटल वेट 100 होगा तो उसमें से मैग्नीशियम कितना ग्राम होगा 2.68 ग्राम। अब देखना 100 ग्राम अगर क्लोरोफिल होता है तो उसमें मैग्नीशियम होता है 2.68। बट क्वेश्चन में बोला है कि क्लोरोफिल आपको लेनी है सिर्फ 2 ग्राम। तो 2 ग्राम अगर मैं क्लोरोफिल लूंगी, ठीक है, सीधा से उसका हमने कितना कर दिया है 1/50 टाइम्स, तो उसमें मैग्नीशियम कितना होगा, लेट दैट मैग्नीशियम बी x, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2.68 इंटू 2 अपॉन में कितना 100। तो ये आ जाएगा 8 2 16 कैरी 1, यहाँ पे 3 2 2 4 और ये 5.36 डिवाइड बाय 100 ग्राम। तो तीन कह रही हूँ क्या, 2 ग्राम अगर आप क्लोरोफिल लेते हो तो 2 ग्राम की क्लोरोफिल में तुम्हारे पास इतना ग्राम क्या है, मैग्नीशियम है, इतना ग्राम मैग्नीशियम है। मुझे मैग्नीशियम के एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो मुझे पहले उसके मोल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब उसके मैं मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगी, सिंपल है, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो एटॉमिक मास है उसका 24। तो अगर मुझे मोल्स के बारे में बातचीत करनी है तो 5.36 अपॉन 100 जो कि उसका वेट है डिवाइडेड बाय उसका ग्राम एटॉमिक मास यानी कि 24। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों के पास यहाँ से मोल्स आ जाएंगे। तो मैं मोल्स को लिख लेती हूँ 5.36 अपॉन में 24 इंटू में ये कितना आ गया 100 करके। ठीक है, ठीक है, डन।
अब मुझे यहाँ से फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स। मैग्नीशियम एक एटम है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम है? तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखूंगी कि नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ के बाद में वो पार्टिकल्स निकल के आएगा कि नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएगा, बताओ? तो वो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएगा और अपॉन में क्या रहेगा यहाँ पे Na। तो तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करना है, 5.36 अपॉन में 24 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। ये पूरी कैलकुलेशन जब हम लोग फिनिश ऑफ कर लेंगे तो वहाँ से जो हमारे पास चीज़ निकल के आएगी दैट विल बी द आंसर एंड इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन फिनिश कर लेना। कैलकुलेशन पार्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रही हूँ या कैसे डिवाइड कर रही हूँ, तुम लोग इतने स्मार्ट हो क्योंकि, राइट। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज़ कि आपको क्या वो सवाल की स्टेप समझ में आ रही है क्या। तो इस सवाल से हमने क्या सीखा कि कल को कहीं पर भी परसेंटेज बाय वेट अगर ऐसा वर्ड तुम्हें दिखता है तो उस परसेंटेज बाय वेट का तुम्हें क्या करना है, उससे क्या मतलब निकालना है, कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है करके। ठीक है, तो अभी देखो सवालों की संख्या तो मतलब मेरे पास इतनी सारी है कि मैं तो करती जाऊंगी करती जाऊंगी करती जाऊंगी और तुम्हारा मतलब वाली चीज़ कभी ख़त्म तो होने वाली है नहीं। तो एक काम करते हैं, इस वाली चीज़ को अभी रोकते हैं, मैं अगेन इसका एक और पार्ट 3 लेती हूँ और पार्ट 3 लेने के बाद हम लोग इस चीज़ को ओवर कर देंगे एंड फिर हम लोग टॉपिक सीखना शुरू करेंगे एवरेज एटॉमिक मास करके। ठीक है, छोटा सा ही रहेगा क्योंकि एटॉमिक मास में मेरा से वही एक पार्ट बाकी रह गया है। लेकिन पार्ट 1 न्यूमेरिकल हो गए, पार्ट 2 हो गए, पार्ट 3 हो गए, तीनों में जितना मैं ले सकती थी मैंने ले लिया है। अब उसके बाद फिर तुम लोगों को मैं काम दे दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसी को हम लोग पार्ट 3 में भी कंटिन्यू करते हैं।